हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है? अनुपातों A1 बटे A2 कोमा B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब संगत या असंगत कब होंगे, इसकी जो कंडीशंस होती, फॉर्मूले होते हैं, वो आपको पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो इसलिए आपको वो कंडीशन उस वीडियो में से देख के लर्न करना है, सीखना है ना। तो देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7, है ना। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ आपकी बुक में पूरा दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो है इसका सोल्व करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का पहला हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर पहला हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये आप इरेज कर रहे हो, आपको याद रखना है, आपकी बुक में आपको देखना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम हल। हल तीसरे का पहला दिया है ना। क्या लिख दोगे? दिया है। तो अब ये हल करने जा रहे हैं हम। इसमें क्या दिया है? रेखिक समीकरण युग्म। क्या है ये? रेखिक समीकरण युग्म। रेखिक समीकरण युग्म इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन हम ऊपर लिख लेते हैं। तो क्या है पहला इक्वेशन? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 दे दिए इसको। दूसरे को हम क्या नाम दे देंगे? दूसरा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन हमने सेकंड दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयरिंग जनरल फॉर्म से करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, है ना। रेखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से दोनों समीकरण की हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण समीकरण एक व समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण तुलना व्यापक समीकरण व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण क्या होते हैं देखेंगे यहाँ पर। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, है ना। समीकरण 1 व 2 की तुलना इन दोनों समीकरण से हम करेंगे। व्यापक समीकरण होते हैं रेखिक समीकरण युग्म के ये, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे? A1 वाले समीकरण की पहले से करेंगे, A2 वाले समीकरण की दूसरे से करेंगे तुलना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम पहले समीकरण की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे x का गुणांक A1 है, इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक क्या है? 3। यानी A1 के स्थान पर, A1 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 बराबर हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पर B1 लिखा हुआ है, भाई का गुणांक B1 है, उसी प्रकार यहाँ पे
समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यानी b1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मीन्स ये है कि b1 बराबर हो जाएगा 2। जैसे यहाँ पर C1 बराबर 0 है, अब इसको भी बराबर में 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, है ना। तो ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, यहाँ पर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। इसके जैसा हमें इस समीकरण को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को इधर ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार A2 वाले की समीकरण 2 से करेंगे। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x का गुणांक क्या है, A2 है। इसी प्रकार समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 2 है ना। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। B2 बराबर, जैसे यहाँ पे y का गुणांक B2 है, इसी प्रकार इसमें y का गुणांक क्या है, -3 है, यानी B2 के प्लेस पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अब C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 की वैल्यू देखेंगे, जैसे यहाँ पे C2 और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0, तो इसी प्रकार इसमें 0 के स्थान पे 7 है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। तो ये इधर क्या है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। C2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब और आगे हम देखते हैं A1 बटे, यानी जो कंडीशन होती है आपको क्या होती है, बटे में होती है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। तो ये बटे में हम इनको लिख लेते हैं, बटे की वैल्यू जो है निकालते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम। इसलिए आगे सोल्व करेंगे, A1 बटे A2 बराबर, तो A1 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, बटे में 2, कोमा। अगर ये आगे सोल्व हो रहा है तो सोल्व भी कर सकते हैं, कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो ऐसा कैसे ही हम रहने देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे B1 बटे B2 लिखो, B1 बटे B2, तो B1 का मान कितना है, 2 है, बटे में -3, है ना। आगे हम देखेंगे, अब ये भी सोल्व नहीं हो रहा है, ये देखेंगे C1 बटे C2 बराबर, तो C1 बटे C2, C1 का मान है -5 और C2 का मान है -7। अब इसमें क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको और आगे सोल्व करके हम लिख देते हैं 5/7, यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ पे 7, तो 5/7 यानी कि 5/7। तो ये वैल्यू हो गई। अब हमको कंपेयरिंग करना है, तुलना करना है, देखना है कि कौन सी 3 कंडीशन आपको यहाँ पे बताइए, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनंत अनेक हल, संगत असंगत। और ये मतलब दोनों कंडीशन में, संगत 2 कंडीशन में होता है, एक तो अद्वितीय हल में और एक अनंत अनेक हल में, कोई हल नहीं में असंगत होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, चूंकि स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट क्या हो रहा है, देखो A1 बटे A2 बराबर क्या है, 3/2 और B1 बटे B2 बराबर क्या है, 2/-3। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्या ये दोनों बराबर है, क्या नहीं है ना। यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है ना, तो ये बराबर नहीं है। तो स्पष्ट है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। और रेखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, संगत होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, संगत। और क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, ऐसे प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर क्रॉस करती है। इस कंडीशन में जब ये कंडीशन बनती है तो, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेखिक समीकरण युग्म संगत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
अतः अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या है ये? संगत है, कोइंसिडेंट है ना। क्या है ये? संगत है ना। अतः रेखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? सोल्व करना है। और वेरी वेरी आईएमपी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, पूछा जाता है ये, है ना। इसलिए आपको अच्छे से समझकर बार बार प्रैक्टिस करना। एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी बोर्ड में और दूसरे बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इनको तैयारी करना है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? तीसरे क्वेश्चन के दूसरे में क्या, कौन से समीकरण दे रखा है? तो सबसे पहले हमने लिख दिया, यहाँ पर दिया है रेखिक समीकरण युग्म। तो रेखिक समीकरण युग्म क्या है? यहाँ पे 2x - 3y = 8 है ना। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फिर दूसरा हो जाएगा 4x - 6y बराबर या इक्वल टू 9 = 2 है ना। देखिए अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 की तुलना, अब इन दोनों समीकरण की तुलना यानी कंपेयरिंग क्या करेंगे हम? व्यापक समीकरण है, जनरल फॉर्म से हम इसको कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से हम कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तुलना करेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर x का गुणांक इसमें a1 है, इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक क्या है? 2 है। x के इनटू में क्या लिखा है? x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट a1 है, यानी कि a1 के प्लेस में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ y का गुणांक यानी y का कोफिशिएंट b1 है, इसी प्रकार यहाँ y का कोफिशिएंट क्या -3 है, तो b1 यानी b1 के प्लेस पे हो जाएगा, b1 के प्लेस में यहाँ पे -3 लिखा हुआ, इसलिए b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी। ठीक है, अब जिस प्रकार से यहाँ c1 बराबर 0 है, उसी प्रकार इसके इक्वल में भी, इसके बराबर में भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 लाने के लिए इस 8 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, और इसका चिन्ह क्या है? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होता है? ट्रांसपोजिशन करने पर चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? c1 बराबर हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे अब दूसरे, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा? a2 बराबर क्या हो जाएगा? a2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। b2 बराबर क्या हो जाएगा? b2 बराबर -6 हो जाएगा। और c2 बराबर क्या हो जाएगा? अब ये देखो इसका भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का, क्योंकि यहाँ पे c2 बराबर क्या है? पूरे समीकरण के बराबर 0 है, तो इसके बराबर भी 0 लाने के लिए इस 9 को इधर लाना पड़ेगा, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको बटे में लिख लेंगे, रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे इनको, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a1 बटे a2, तो a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान कितना है? 4। अब अगर क्या है, ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, देखो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये कट गया। अब यहाँ पर देखो आगे, फिर b1 बटे b2, तो b1 की वैल्यू क्या है? -3, और b2 की वैल्यू है -6। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या हो गया? यानी 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो 1 बचा और यहाँ पे बचेगा 2। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा है? देखो ये है c1 अपॉन c2, तो c1 यानी c1 बटे c2, तो यहाँ पे है -8 अपॉन -9, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये 8 और 9 नहीं कट रहा है आपस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 अपॉन 9। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब इनका यहाँ पे देखेंगे कौन किसके बराबर है या नहीं है। तो देखो a1 बटे a2 का मान क्या है, 1/2 है, b1 बटे b2 का मान क्या है, 1/2 है, और c1 बटे c2 का मान क्या है, 8/9 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है लेकिन ये तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि स्पष्ट है कि, सिंस क्लियर डेट, चूंकि स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में रेखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। असंगत कब होता है, जब रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस कंडीशन में रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और क्या होता है, दोनों रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे के समांतर होती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है इसे। और रेखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, असंगत होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, अतः करके लिख देना, अतः अतः रेखिक समीकरण युग्म, अतः रेखिक अतः रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। अतः रेखिक समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, असंगत है। क्या लिख दोगे, असंगत है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, आपको अच्छे से इसको सोल्व करना है ना। प्रैक्टिस करो, बस पढ़ो, है ना। समझ में नहीं आए तो इसको बार बार वीडियो को देखना है ना। आपको सभी समस्या, आपकी प्रॉब्लम है, जो भी समझ में नहीं आ रहा वो एक बार और देख लोगे, इसको रिवीजन कर लोगे तो आपको बिल्कुल पूरा मतलब अच्छे से समझ में जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे, इसी का थर्ड। अब देखिए तो यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म क्या दे रखा है, रेखिक समीकरण युग्म यहाँ पे दे रखा है 3/2 x प्लस 5/3 प्लस 5/3 y बराबर 7। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फिर दूसरा समीकरण यहाँ पे दे रखा है 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको समीकरण हमने 2 दे दिया, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण 1 व 2 की तुलना क्या है, व्यापक समीकरण से हम करेंगे। तो व्यापक समीकरण, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इन दोनों समीकरण की वापस से हम तुलना करने जा रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर तुलना करेंगे। जिस प्रकार से x का गुणांक a1 है, इसी प्रकार यहाँ पे x का गुणांक क्या लिखा है, जिस प्रकार से यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ x का कोफिशिएंट क्या 3/2, यानी कि a1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे हम a1 बराबर, तो a1 बराबर हो जाएगा 3/2, है ना। ये हो गया। जिस प्रकार यहाँ पे y का गुणांक b1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, यानी कि इसी प्रकार यहाँ पे y का कोफिशिएंट यानी y का गुणांक 5/3 लिखा हुआ है। तो b1 यानी b1 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5/3 लिखा हुआ है। 5/3 हमने b1 का मान क्या हो जाएगा, 5/3, 5/3। फिर जिस प्रकार से यहाँ c1 बराबर 0 है, इसी प्रकार यहाँ पे इसके बराबर में 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं है, तो इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा क्या, -7 हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, है ना, c2 a2 का मान निकालते हैं, है ना। a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा, जैसे
x का गुणांक यहाँ पे a2 है, इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक दूसरे समीकरण में क्या है 9 है। a2 के प्लेस पे यहाँ क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, यानी कि ये a2 का मान हो जाएगा 9, है ना। जैसे यहाँ पे अब y का गुणांक b2 है, इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक क्या लिखा -10, यानी b2 के प्लेस पे b2 के स्थान पर यहाँ -10 लिखा हुआ है, तो b2 बराबर हो जाएगा क्या -10 हो जाएगा। फिर c2 बराबर, अब जैसे यहाँ पर क्या है c2 लिखा हुआ है, इसी प्रकार क्या है यहाँ पर C2 के बराबर में 0 है, लेकिन इसके बराबर में यहाँ पे 0 नहीं है, तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। 14 क्या हो जाएगा माइनस का, C2 के प्लेस पे आ जाएगा वो, है ना। तो C2 बराबर हो जाएगा -14, ठीक है। तो ये मान हमने निकाल लिए, अब इनको बटे में निकालेंगे, बटे में वैल्यू निकालेंगे इनकी, इसलिए A1 बटे A2, तो A1 बटे A2, तो A1 का मान कितना है 3/2, फिर पूरे के बटे में A2 का मान रख देंगे यहाँ पे कितना है 9 A2 का मान है 9। अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेंगे, आगे हम सोल्व करेंगे तो देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका पलट गुना हो जाएगा, होल बटे में है तो देखिए, तो ये ऊपर वाली संख्या तो ऐसी कैसी लिखेंगे 3/2, फिर ये जो पूरे की बटे की लाइन है इसको किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। अब ये क्या है 9 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा पलट गुना, पलट जाएगी संख्या, तो 9/1 है तो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब ये अगर कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं हम, तो कट जाएगा, देखो ये इंटू और बटे में, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना बचेगा ऊपर 1 बचा है, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, और बटे में कितना हो जाएगा 3 दूने 6 हो जाएगा, है ना। अब ये A1 बटे A2 का मान हो गया। अब इसी प्रकार किसका मान निकालोगे, B1 बटे B2 का मान निकालोगे, तो B1 बटे B2, तो B1 बटे B2 में देखो 5/3 लिखो, तो ये 5 हमने 3 लिख दिया। फिर B2, तो B2 का मान क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो ये -10 हमने लिख दिया। अब क्या करोगे यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका मतलब पलट गुना हो जाएगा, इस 10 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये ऊपर वाली संख्या तो ऐसी कैसे हो जाएगी 5/3, और ये बटे वाली लाइन जो है इसको गुना में, भाग को गुना में बदल देते हैं, तो ये गुना में हो गया भाग बटे वाली लाइन, है ना। अब ये -10/1 है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है तो इंटू और बटे में, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये कट गया, बचे कम 5 और 5 दूने 10, ये कट गया। अब यहाँ पर जो बचे हैं वो क्या करो उनको लिख देते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा 1 बचा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और पूरे के बटे में क्या बचे यहाँ पे 3, और यहाँ पे -2 बचे, -2, तो 3 दूने 6, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, यहाँ -2 बच रहा है और यहाँ पे 3, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दून 6 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान हमने निकाल लिया सभी का। अब देखो तो क्या स्पष्ट हो रहा है, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख दोगे, चूंकि स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है इसमें, इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है, तो देखो A1 बटे A2 का मान क्या आ रहा है 1/6, A1 बटे A2 का मान क्या आ रहा है 1/6, B1 बटे B2 का मान क्या आ रहा है, B1 बटे B2 का मान 1/-6, और C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 का मान क्या है माइनस, C1 बटे C2 का मान भी हम निकाल लेते हैं, तो C1 बटे C2 का मान हो जाएगा -7 बटे में -14, तो ये भी कट गया, देखो 7 एकम 7, माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो C1 बटे C2 का मान क्या बन रहा है यहाँ पर, तो C1 बटे C2 का मान चलो यहाँ लिख देते हैं हम C1 बटे C2 बराबर, तो C1 बटे C2 का मान बन रहा है 1/2, 1/2 बन रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या स्पष्ट हो रहा है A1 बटे A2 का मान क्या 1/6 है, और B1 बटे B2 का मान क्या है 1/-6 है, तो क्या ये दोनों कंडीशन, ये दोनों मान पहले तो बराबर है क्या इसको देखते हैं, है ना, तो ये बराबर नहीं है। स्पष्ट है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, है ना। तो ये A1 बटे A2 का मान जो है B1 बटे B2 के मान के बराबर नहीं है, तो तीसरे वाले मान पर हमें जाने की जरूरत
नहीं है, तो कौन सी कंडीशन होगी? अद्वितीय हल की, है ना, यूनिक सॉल्यूशन की। और इसमें क्या होता है? रेखिक समीकरण युग्म संगत होता है। और क्या होता है? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर? संगत असंगत बताना इसमें तो हमें, तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः रेखिक रेखिक समीकरण रेखिक समीकरण युग्म रेखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या लिख देंगे हम? संगत है। रेखिक समीकरण युग्म संगत है ना। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो जैसा हमने पहला दूसरा इसका समझा है बेशक वैसे ही होगा, है ना। आपको इस सोल्व करने में इन दोनों तीनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो उन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इनको अच्छे से करना है। और अगर फिर भी उनको सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो आपको बना देंगे और अच्छे से इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट।